दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हम अक्सर ऐसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ढूंढते हैं जो कि बुल मार्केट में ही नहीं बल्कि गिरावट में भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की खासियत क्या होती है, कैसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो में रहते हुए ग्रोथ दे सकते हैं, दो स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी स्टॉक्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं होते हैं। तो यहां पर जो पहला स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीजी पावर। अब सीजी पावर के बारे में आप लोगों को पता होगा, पहले भी हमने डिस्कशंस कर रखे हैं। ये स्टॉक हमारी पोर्टफोलियो में भी है। कितना रिटर्न्स दे रही है कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पे आपको मैं लिए चलता हूँ सन 2000 में। सन 2000 में ये स्टॉक मात्र ₹4.62 के आसपास था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक की। अब लॉन्ग टर्म स्टॉक में जरूरी नहीं कि कोई स्टॉक आपने अपनी पोर्टफोलियो में आज इन्वेस्टमेंट किया उसमें और अगले 15 सालों के लिए रखा तो 15 साल बाद वो मल्टीबैगर ही होगा। अब यहाँ पे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको इसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा और सीखने को मिलेगा। तो सन 2000 में मात्र ₹4.62 के आसपास था और सन 2010 में ये ₹321 के आसपास पहुंच गया। तो कहाँ ₹4 कहाँ ₹300। अब ये करीब 75 गुना के आसपास यहाँ पर रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दिया अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मात्र 10 सालों में। अब कोई इन्वेस्टर सोचता कि चलो भैया 10 साल और यहाँ पे टिक लेते हैं, तो सन 2010 से यहाँ पे सन 2010 से सन 2020 आते आते ये स्टॉक पहुँच गया ₹5.10 के आसपास कोविड के क्रैश में। तो 10 और 10 20 सालों में स्टॉक ने जीरो रिटर्न्स दिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को आप अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वहाँ पर रिटर्न्स ही मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है। क्योंकि सीजी पावर में मैनेजमेंट जब चेंज हुआ तब जाके चीज़ें कहीं ना कहीं से स्टेबलाइज हुई और तब जाके यहाँ पे रिटर्न्स दिखना शुरू हुआ इन्वेस्टर्स को इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो अगर हम सीजी पावर के शेयर होल्डर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि इनके प्रमोटर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अब ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, राइट। अब मुरुगप्पा ग्रुप में थोड़ी सी स्टडी हम करेंगे तो हमें यहाँ पे पैरी एग्रो जैसी कंपनियां, साथ ही साथ कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, चोलामंडलम, कोरोमंडल जैसी कंपनियां दिखेंगी। अब इनमें से बहुत सारी कंपनियां, पैरीज हो गई, बहुत सारी कंपनियां तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब मान लीजिए कि हम रिलायंस की एक सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। अब रिलायंस कल को कोई कंपनी दूसरी स्टैब्लिश करती है तो हमें क्या लगेगा, हमें ट्रस्ट आएगा, राइट, उस पर, क्योंकि उन्होंने पहले प्रूव कर रखा है अपने आप को। बहुत सारे उनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ सिंगल कॉन्ग्लोमेरेट चलती है बट बहुत सारे बिजनेसेस चलाते हैं वो, और वो सक्सेसफुली चलाते आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई बिजनेस हाउस सर्टेन समय में अपने आप को प्रूव कर चुका है और वो किसी बिजनेस को अंडरटेक करता है यानी कि लेता है, तो ऐसे में वहाँ पे नए इन्वेस्टर्स, इवन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब से सीजी पावर को लिया है इन्होंने, तब से यहाँ पे सीजी पावर में एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिली। अब ऐसे में फंडामेंटल्स अगर हम देखें सीजी पावर के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.13% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.01 है। डेट बिल्कुल इन्होंने एक तरह से क्लियर कर दिया है अपना, और इसके साथ ही साथ पेट्रोस की स्कोर 4 का है। सेल्स ग्रोथ हालांकि पिछले 7 सालों में 6.5% के आसपास रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 122 के आसपास है एंड पीजी रेशियो 12 के आसपास है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्राइस एक जगह होता है, स्टॉक का प्राइस एक जगह होता है और कंपनी के फंडामेंटल्स अपनी जगह होते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, किसी स्टॉक में, तो वहाँ पे जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको समझाया है, हम फंडामेंटल्स देखते हैं, बिजनेस तो देखते हैं, साथ ही साथ हम मैनेजमेंट की स्टडी भी करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं वो होता है वैल्यूएशंस। और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन तभी हमारा होता है जबकि स्टॉक में एक करेक्शन हुई होती है, यानी कि उसके प्राइस में गिरावट हुई होती है, लेकिन
फंडामेंटल्स इंटैक्ट होते हैं, यानी कि सेल्स ग्रोथ हो रही होती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही होती है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि क्या यहाँ पे ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब अगर हम सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखें सीजी पावर का, तो 2015 में 5,800 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, नेट प्रॉफिट करीब 22 करोड़ रुपए के आसपास था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2019 तक मैनेजमेंट की कमियां और बहुत सारे यहाँ पे कमियां देखने को मिली थी, कंपनी लॉस में चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट बदला, मुर्गप्पा ग्रुप ने टेक ओवर किया, करीब नवंबर 2020 की बात है। उसके बाद देखिए 2021 से एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली। यहाँ पे सेल्स भी बढ़ने लगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे ओवरऑल बढ़ने लगी कंपनी की। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या रह रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बिजनेस प्लान्स है उनकी कमेंट्रीज में क्या सुनने को मिल रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अब कंपनी के पीछे जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे काम कर रही है सेमीकंडक्टर्स पर, पावर सेक्टर की कंपनी है, पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, डाटा सेंटर्स की डिमांड होगी। तो ये सब थ्योरीज अब चलने लगी है, लेकिन पहले क्या हुआ ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो देखिए जून 2023 में करीब 58% के आसपास प्रमोटर्स थे, 18% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब 22% के आसपास एफआईज एंड डीआईज आ चुके थे। अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रमोटर्स यहाँ पे करीब 56% के आसपास हो चुके हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे करीब 30-31% के आसपास एफआईज एंड डीआईज हो चुके हैं। तो एफआईज एंड डीआईज किसी सर्टेन स्टॉक में अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने अपनी वीडियोज़ में आपको सिखा रखा है, एंड इवन जो हमारा S4R ऐप है वहाँ पर भी हमने आपको सिखा रखा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के साथ ही साथ प्रमोटर्स बने रहते हैं, और प्रमोटर्स के साथ ही साथ एफआईज एंड डीआईज जब धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाने लगते हैं तो वहाँ पे हमारा वॉच लिस्ट में आ जाता है वो स्टॉक, और हम उसकी एनालिसिस एंड स्टडी करने लगते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करने लगते हैं कि ऐसा क्या चेंज हो रहा है बिजनेस में कि वहाँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐसे में देखिए तो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अनदर स्टॉक की, जो कि है आरवीएनएल। आरवीएनएल के बारे में हमने बहुत बार स्टडीज़ करी हैं, हमने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है इसके बारे में। 2022-23 में जब हम शेयर किया करते थे तो स्टॉक बहुत कम रेट्स पे चल करता था। अब यहाँ पे देखिए तो 2019 में करीब मात्र 19 रुपये के आसपास था। रेलवेज पहले भी थी, रेलवेज आज भी है, कल भी रहेगी या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए कि बिजनेस जो आज है, जो कल था, वो अगले 15-20 साल तक रहेगा या नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोडैक की अगर कोई बात करता उस समय में, तो उसको समझ में आना चाहिए था कि भाई कोडैक आज रोल में नंबर 1 है, कल को अगर डिजिटल कैमराज पे वो आ नहीं पाई तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन्स आ गए, और डिजिटल कैमरा आने के साथ ही साथ उसका कहीं ना कहीं से रोल ख़त्म हो जाएगा और कंपनी भी ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं, ये स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए 19 रुपये से जब ये 500-600 रुपये तक चला जाता है विद इन मैटर ऑफ 5 to 6 ईयर्स, तो ये क्या बन जाता है, एक फाउंटेन स्ट्रक्चर। और हमने आपको ये सिखा रखा है कि जब भी फाउंटेन बनता है, तो फाउंटेन जब बनता है तो उसका गिरना कहीं ना कहीं से निश्चित होता है। तो यहाँ पर ये गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में। अब ये क्यों देखने को मिली है, प्राइसेस में कहाँ गिरावट हुई है, फंडामेंटल्स क्या चेंज हुए हैं या नहीं, रेलवे सेक्टर में क्या बुलेट ट्रेन्स अब नहीं आएंगी, क्या वंदे भारत अब नहीं मैन्युफैक्चर होंगी, ये सब लॉजिकल पॉइंट्स हमें समझना और सीखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज कि प्राइस गिरने लगे डज नॉट मीन कि स्टॉक से एग्जिट कर दिया जाए। एट द सेम टाइम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस गिर के फिर से ऊपर जा रहे हैं, डज नॉट मीन कि उसमें 20-25 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि हमने सीजी पावर का भी एग्जांपल देख लिया। तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमें क्रिएट करनी होती है, और उस स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना होता है, और हमें पता होना चाहिए कि हमें स्टॉक में कितने समय के लिए बने रहना है और कब निकलना है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी शेयर होल्डिंग, पहली बात तो मैंने सेल नहीं किया है कई सालों से,
2-3 साल 4 साल हो चुके हैं, मैंने सेल नहीं किया है स्टॉक्स, और ये मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया है। रिसेंटली मैंने सिल्वर बीज यानी कि सिल्वर ETF को सेल किया था, बट जनरली मैं टैक्स के चलते स्टॉक्स में सेलिंग नहीं करता हूँ, खासतौर पे अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी है, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकती है। तो ये सब क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे में आपका सवाल होगा कि क्या अगर आपके स्टॉक जो है वो जैसे CG पावर 5 रुपये पे था, 20 साल बाद भी 5 रुपये पे आ जाए तो क्या? तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि कितना रिस्क सर्टेन स्टॉक में जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे RVNL का अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.68% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.49 है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 11% के आसपास रही है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 60 के आसपास रह रहा है, 60 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड नेगेटिव PEG ग्रोथ। तो नेगेटिव PEG ग्रोथ का मतलब अर्निंग ग्रोथ अगर नेगेटिव है तो फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं से डिग्रेड हुए हैं, राइट? और फंडामेंटल्स डिग्रेड हुए हैं तो वहाँ पे जो ज्ञानी बुद्धिमानी इन्वेस्टर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो 20 रुपये 30 रुपये से लेके बैठा होगा उसे लगेगा कि भाई अब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मलाइज हुई हैं, भले ही आगे बुलेट ट्रेन्स आ जाएंगी, भले ही आगे वंदे भारत बनती रहेंगी, हमें यहाँ से कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो होता क्या है कि स्टॉक की मूवमेंट कुछ ऐसी होती है, राइट? अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर यहाँ से एंट्री किया, इस सर्टेन पॉइंट पे आके वो एग्जिट करेगा, राइट? अब यहाँ पे एग्जिट करने के बाद उसके जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया, प्राइसेस यहाँ पे आए, अब यहाँ पे फ्रेश नए इन्वेस्टर्स आएंगे, एंट्री करेंगे, स्टॉक तो चलता रहेगा, राइट? तो अगर फंडामेंटली साउंड कंपनी है तो उसमें हमें हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न देखने को मिलते रहे हैं, ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स RVNL में, तो 2015 में 3000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था एंड करीब करीब 337 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल नेट प्रॉफिट था कंपनी का। 2019 में 10,000 करोड़ की सेल्स हो चुकी थी एंड 668 करोड़ 88 करोड़ रुपए के आसपास इनफैक्ट हो चुका था नेट प्रॉफिट। 2022 में जस्ट डबल 19,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुकी थी एंड यहाँ पे जस्ट डबल करीब करीब 1110 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका था। तो 15 से लेके 19 तक 3 गुना हुआ सेल्स, यहाँ पे करीब करीब 2-2.5 गुना हुआ प्रॉफिट। यहाँ से 2019 से 22 तक यहाँ पे करीब 2 गुना के आसपास प्रॉफिट हुआ, 2 गुना के आसपास सेल्स हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है, 2022 से 2026 तक आप देखिए, तो 2022 में जो सेल्स हुआ करती थी वही सेल्स हमें 2026 में भी देखने को मिल रही है एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो फंडामेंटल्स थोड़े ही सही लेकिन डिग्रेड तो हुए हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं से प्राइसेस तो नीचे जा सकते हैं। तो ये बात एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलनी चाहिए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये पिछले 3-4 सालों के लिए हुआ है तो ऐसे ही डिग्रेड होता रहेगा, हो सकता है इसे और भी ऑर्डर्स मिले, हो सकता है इसके पास जो ऑर्डर बुक है उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ये सब चीज़ें बदल सकती हैं। तो इसलिए चीज़ें कहाँ पे बदल रही हैं, क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो RVNL में देखिए जून 2023 में करीब 78% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 14% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 6-7% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। 2024 में करीब 72% के आसपास हो गए प्रमोटर्स, 18-19% के आसपास हो गई पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 8-8.5% के आसपास हो गए हमारे FIs एंड DIs। अब लेटेस्ट डाटा देखें 2 साल के बाद, यहाँ पे देखें तो क्या चेंजेज हुए हैं। तो मार्च 2026 में करीब 72% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 15-16% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 11% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो FIs एंड DIs यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, प्रमोटर्स बने हुए हैं, हालांकि प्रमोटर्स तो मोस्टली गवर्नमेंट ही है यहाँ पे, बट कहने का मतलब ये है कि अगर FIs एंड DIs ट्रस्ट करते हैं किसी सर्टेन कंपनी को तो प्राइसेस में वहाँ पे अगर गिरावट होती है तो हमें ये समझना होता है कि प्राइसेस में गिरावट जो है वो टेम्पररी है या कहीं परमानेंटली तो नहीं होने वाली है, जैसे कि हमने फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के केस में देखा था। तो कल की वीडियो में हमने देखा, राइट,
कि उसमें गिरावट जो होनी शुरू हुई तो गिरावट होती ही चली गई और अल्टीमेटली कंपनी बंद हो गई। तो ये सब चीज़ें भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि भाई जो सेक्टर्स होते हैं, सनराइजिंग सेक्टर्स या ग्रोथ वाले सेक्टर्स, वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? क्योंकि जनरली आपने अगर ध्यान दिएंगे तो रेलवे सेक्टर में जब एक तरह से बूस्ट मिला था रेलवे सेक्टर को सरकार की तरफ से, तो 2019-20 के बाद राइट एकदम से सडन हमें मूवमेंट देखने को मिली थी ऑलमोस्ट सभी रेलवे कंपनियों में। पावर सेक्टर में बूस्ट मिलता है, सोलर में बूस्ट मिलता है, तो वहाँ पे 4-5 सालों के लिए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे विजय केडिया जी की अगर हम रीसेंट स्टेटमेंट्स देखें तो उनके राइज प्रिंसिपल के हिसाब से, राइज एक्रोनिम जो उन्होंने क्रिएट किया है उसके हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, ये सब एक तरह से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है इन्वेस्टर्स को और वो धीरे धीरे यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारी पोर्टफोलियो में हम जनरली ऐसी कंपनियों को रखना पसंद करते हैं जिनमें कि एक तरह से ग्रोथ का स्कोप हो। तो ये बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलनी चाहिए। सो हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केवल चार्ट का खेल नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहीं वहीं पे रह रहा है जहां पे था 10 सालों में, 15 सालों में। कई बार बिजनेस की क्वालिटी, मैनेजमेंट के डिसीजंस एंड इंडस्ट्री टेलविंड्स, ये मिलकर स्ट्रगलिंग कंपनी या स्ट्रगलिंग सेक्टर को भी टर्न अराउंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने सीजी पावर के केस में देखा। सो ऑल इन ऑल, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझना बेहद ही जरूरी होता है। एक तो बिजनेस, दूसरा वैल्यूएशन और तीसरा पेशेंस। टाइम स्पेंट इन मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। सो स्टॉक मार्केट में वेल्थ अक्सर समय के साथ बनती है, एक्साइटमेंट के साथ नहीं। तो अगली बार जब भी आप एनालिसिस करें तो एक्साइटमेंट में ना करें, इमोशंस में ना करें, बिजनेस पे जरूर ध्यान दें। तो आपको आरवीएनएल और सीजी पावर में कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और साथ ही साथ हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।